जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास समायोजन और कुसमायोजन पर रहने वाली है। जो क्लास नंबर कौन-सी है आपकी? 18 है। क्लास नंबर कौन-सी है? 18। इससे पहले अभी आपने क्लासेस नहीं देखी तो ज़रूर देखें। सीडीपी की क्लास सभी अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें उन्हें। चलिए आगे बात करते हैं। समायोजन और कुसमायोजन की पढ़ते हैं आज, ठीक है? देखिए, बात करते हैं समायोजन क्या होता है? समायोजन का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट यानी कि आपको एडजस्टमेंट करना है वातावरण के साथ या परिवेश के साथ, जैसा भी आपकी सिचुएशन हो, जिस भी आप परिस्थिति में हो या फिर जिस भी स्थिति में हो आप। देखिए, समायोजन का अर्थ क्या होता है? किसी व्यक्ति का अपनी परिस्थिति या वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, यानी कि आप किसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में फँस गए हैं, जहाँ आपको एडजस्टमेंट करना है, ठीक है? वातावरण के साथ हो या फिर परिस्थिति के साथ हो या फिर किसी भी चीज़ के साथ। जैसे आप बस में जा रहे हो तो सीट नहीं मिलने पर आप एडजस्ट हो जाए, या फिर ट्रेन में जाएँ तो उसमें भी एडजस्ट हो जाएँ, या फिर आप किसी कि खाने के वक़्त यदि आपको सपोज़ करें कि 4 रोटी नहीं मिल रही है, तो आप 3 रोटी में एडजस्ट कर लें, तो इस प्रकार ही एडजस्टमेंट होता है, करता है इंसान अपना। समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया? जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार, यानी कि अपने व्यवहार, उसका जो व्यवहार है उसमें बदलाव करता है, यानी कि अपने व्यवहार में बदलाव करता है, अपनी आदतों में, व्यवहार में बदलाव करता है परिस्थिति के अनुसार, ताकि वह अपने वातावरण और खुद के बीच बेहतर संबंध बना सके। यानी वो खुद के भीतर जो है वातावरण के साथ और खुद के साथ ही बेहतर प्रदर्शन कर सके और वातावरण के साथ समायोजन कर सके वो। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कुसमायोजन क्या होता है? देखिए, इसका विपरीत ही होता है कुसमायोजन। यदि आप परिस्थिति के साथ या वातावरण के साथ या उसके जो स्थिति चल रही है आपके साथ, उसके साथ समायोजन ना कर पाएँ, तो उसे ही कुसमायोजन कहते हैं। कुसमायोजन का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति अपने पर्यावरण की माँग हो, यानी जो पर्यावरण की जो माँग है, जो उसकी स्थितियाँ हैं, पर्यावरण की जो माँग है, वो रख रहा है, तो आप उसके ऊपर सफलतापूर्वक या संतोषजनक तरीके से प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हो। यानी कि अब वहाँ पर आप एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे। आपको एक सीट पे बैठना, आपको एक साथ 2 को नहीं बिठा सकते आप, तो आपको अपनी अलग सीट चाहिए। या फिर आपको जैसे कि आपको बाइक से जाना है, तो आप साइकिल से नहीं जा सकते, आप बाइक से ही जाएँगे। आपको पैदल जाना है, तो आप पैदल नहीं जा सकते, आपको बाइक ही चाहिए। तो इस तरह से मतलब कुसमायोजन होता है कि आप वहाँ पर समायोजन नहीं कर सकते, अपना परिस्थिति के अनुसार खुद के व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला सकते और खुद की आदतों में भी परिवर्तन नहीं ला सकते, उसे कहते हैं कुसमायोजन। चलिए बात करते हैं, इसके कुसमायोजन के जो तत्व हैं, उसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि तनाव। यदि आपके अंदर जो कुसमायोजन होगा, तो उसके अंदर आपके तनाव भी आएगा, स्ट्रेस भी आएगा, चिंता भी होगी, द्वंद भी आएगा आपके अंदर, बहुत सी चीज़ें आएँगी, ठीक है? चलिए देखते हैं, तनाव की बात करते हैं, जैसे स्ट्रेस की। किसी कठिन परिस्थिति के कारण होने वाली मानसिक या चिंता की स्थिति, यानी कि अभी आपकी कोई परिस्थिति है जिसमें आप मानसिक या चिंतित हो गए हैं, ठीक है? ये एक ऐसी प्रकृति की प्रक्रिया है जो शरीर पर तब बनता है जब वह हमले के तहत महसूस करता है। यानी कि अब आप कैसी परिस्थिति में फँस गए हैं? जहाँ पर किसी कठिन परिस्थिति में फँस गए हैं आप। कठिन परिस्थिति के कारण होने वाली मानसिक और चिंता की स्थिति, यानी कैसी स्थिति है? मानसिक और चिंता की स्थिति है। एक प्रकृति की प्रक्रिया है जो शरीर में तब बनती है जब क्या कहता है, हमला महसूस या डर महसूस करते हैं, तनाव जब महसूस होता है हमें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब आती है चिंता आपकी। एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है, यानी कि एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है, यानी हमारे मस्तिष्क में आती है हमारी चिंताएँ, जो किसी चीज़ को लेकर डर या चिंता की भावना होना। यानी आपके पास यदि कोई बहुमूल्य चीज़ है, तो आपका उसका डर होगा खोने का। या ऐसे किसी का खोने का होगा, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, किसी का भी खोने का डर होगा, तो आपकी चिंता उसमें दिमाग में रहती है। किसी कोई बहुमूल्य चीज़ होगी, कोई मोबाइल होगा आपका, फूट ना जाए, गिर ना जाए, टूट ना जाए, तो उसके प्रति भी चिंता होती है जब नया-नया मोबाइल आप लेते हो। चलिए बात करते हैं दबाव की, कंप्रेशन की। देखिए, किसी प्रतियोगिता के कारण आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति दबाव में आ जाता है। देखिए, प्रतियोगिता के कारण कैसे? जैसे कि आप मैच खेलने जा रहे हैं, तो आप में मैच में आपने ट्रॉफ़ी जीतनी है, तो आप उस पे जब आप में प्रेशर रहेगा ट्रॉफ़ी जीतने का, तो कहीं न कहीं आपके प्रतियोगिता में उसमें दबाव रहेगा। कहीं न आप पे स्ट्रेस रहेगा, दबाव रहेगा, चिंतन रहेगा उसमें, क्या नाम है, चिंता रहेगी आपको कि मुझे अच्छा करना, तो उसमें आप दबाव में आ जाएँगे, तो उसे क्या कहते हैं? दबाव। चलिए आगे देखते हैं, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। जब किसी व्यक्ति की कोई इच्छा या ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती, यानी कि अब उसकी जो इच्छा है, कोई व्यक्ति की जो इच्छा है और ज़रूरत, वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो मन में घुटन, बेचैनी, झुंझलाहट स्थिति पैदा हो जाती है। देखिए, अब मैच में आप रन नहीं मार पाए, जब विकेट नहीं ले पाए, तो आपके अंदर क्या हो जाएगा? आपके अंदर घुटन रहेगी, बेचैनी रहेगी, झुलझुलाहट रहेगी, ये चीज़ आपके अंदर रहेगी।
जैसे आप एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए, तो आपके अंदर बेचैनी रहेगी कि मैं एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाया, क्लियर नहीं कर पाया एग्ज़ाम। तो उसके अंदर आपके अंदर बेचैनी रहेगी, झंझलाहट रहेगी, कहीं न कहीं आपके अंदर स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा, सब कुछ रहेगा। आप कुंठाग्रस्त कुंठा इसे क्या कहते हैं? कुंठा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए द्वंद क्या होता है? जब एक ही समय पर 2 शक्तियाँ जागृत हो जाएँ, यानी कि जब एक ही समय पर 2 शक्तियाँ, 2 परिस्थितियाँ आ जाएँ आपके जीवन में जैसे कि किस प्रकार? जैसे कि आपके ऑफ़िस का वर्क है, आप ऑफ़िस वर्क करते हैं और उसी दिन आपका वर्ल्ड कप का मैच हो जाए और आप बॉस आपको एक्स्ट्रा वर्क दे दें, तो आप उसके उस समय आपके 2 परिस्थिति बन गई, एक तो उन्होंने एक्स्ट्रा वर्क दे दिया और ऊपर से मैच भी है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपका पेपर है, यूपी पुलिस का भी पेपर है या एसआई का पेपर है आपका और उसी दिन आपका टीचर का पेपर है, तो आप 2 परिस्थिति में फँस गए हैं, ठीक है? एक तो आपको यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम उसी डेट को है और आपका टीचर का एग्ज़ाम भी उसी डेट को है, तो आप द्वंद में फँस गए कि कौन-सा एग्ज़ाम देने जाऊँ, तो वही आपकी द्वंद की परिस्थिति होती है। चलिए, आगे देखते हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं सुरक्षा युक्ति की। एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है, जो लोगों को आंतरिक संघर्षों को प्रबंधित करने और चिंता को कम करने में मदद करती है। यानी कि जो आंतरिक संघर्ष चल रहे हैं आपके जीवन में उन्हें और चिंता को कम कर दें। यानी कहीं न कहीं आपकी जो चिंता है, जो आप किसी चीज़ के प्रति चिंता है, तो उसको वो कम करती है। समाधान करने के लिए व्यक्ति जिन रक्षात्मक युक्ति का सहारा लेता है, वे 2 प्रकार की होती है। देखिए, कौन-कौन से 2 प्रकार की? प्रत्यक्ष देखिए, बात करें यदि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष उपायों द्वारा तनाव को कम किया जा सकता है, यानी कि जो प्रत्यक्ष उपाय होंगे, उनके द्वारा हम जो तनाव है, स्ट्रेस है, उनको कम कर सकते हैं। ठीक है? व्यक्ति चेतन रूप से आती है, यानी कि चेतन अंदर से आती है, इनके मन से आती है इंसान के। फीलिंग से आती है मतलब इसे स्वीकार करता है। इसे इन्हें स्वीकार करता है, व्यक्ति के चेतन रूप में स्वीकार करता है ये। अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष द्वारा तनाव को कम करता है। देखिए अप्रत्यक्ष जो उपायों को तनाव को कम करता है, ठीक है? जिन्हें व्यक्ति अचेतन रूप में स्वीकार करता है। अचेतन मतलब जिन्हें हम कुछ समय बाद भूल जाते हैं अचेतन मन में, तो उन्हें उन चीज़ों को कम करता है। कम कैसे करेगा? जब आप कुछ समय बाद भूल जाएँगे, कुछ आपके साथ हादसा हो जाएगा या आपके चोट लग जाएगी, तो आप वो कुछ समय बाद भी भूल जाएँगे। कहीं न कहीं वो अचेतन मन में चली जाती है। ठीक है? या किसी की डेथ होगी, आपके दोस्त की डेथ होगी, तो उसे आप धीरे-धीरे भूल जाएँगे, तो वो अचेतन मन में आपके चली जाएगी। चलिए, बात करते हैं तर्क संगति की। इसमें आपके पॉइंट हो जाएँगे कुछ, ये तर्क संगति के बारे में बात करते हैं। देखिए जहाँ पर व्यक्ति अपनी बात को सही साबित करने के लिए झूठे कारण कैसे कारण? झूठे कारण प्रस्तुत करता है, जैसे कि पेपर में कम नंबर आने पर अध्यापक को दोष देना। देखिए, इसके पेपर में कम नंबर आने पर अध्यापक को दोष देना। जैसे आपको टीचर पढ़ा रहा है, तो आपका कभी वो टेस्ट लेगा या आप जब आपके कम नंबर आए तो वो अध्यापक को दोष देगा कि सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया या फिर आपके स्कूल में कम नंबर आए तो वो आपको दोष देगा कि आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, आपने सही से नहीं पढ़ाया। पेपर में पास नहीं हुई तब भी वो आपको अध्यापक को दोष देगा। वो खुद नहीं पढ़ेगा लेकिन अध्यापक को दोष देगा, ठीक है? जैसे कि रेस में फर्स्ट ना आने पर तो अपना आप को दोष देना या किसी और को दोष देना, इस प्रकार से। यहाँ पर वो दोष देता है किसी न किसी को, झूठे कारण प्रस्तुत करता है। देखिए बात करते हैं दमन की। दमन क्या होता है? चिंतन मन से परेशान करने वाली यादों, विचारों और भावनाओं को बाहर निकालकर अचेतन मन में जाना। यानी कि अब जो चेतन मन से जो आपकी परेशानियाँ, परेशान करने वाली यादें, यानी कोई जो आपको चीज़ है वो परेशान कर रही है, कोई यादें हैं आपके अंदर, जो विचार आ रहे हैं, वे भी आपके अंदर ही हैं, जो आपके अंदर विचार आ रहे हैं और जो भावनाएँ हैं, भावनाओं को बाहर निकाल कर यानी अब उन चीज़ों को आप बाहर निकाल रहे हैं और अचेतन मन में जाना, अचेतन मन में चले जाना, तो उसे क्या कहते हैं हम? दमन कहते हैं। जैसे कि इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे किसी की डेथ हो जाना, तो आप थोड़े-थोड़े समय बाद उसे भूलते जाते हो कहीं न कहीं, फिर 1 दिन होगा, फिर 1 हफ्ता होएगा, फिर 1 महीना होगा, फिर 1 साल हो जाएगा, तो कहीं न कहीं आप उन्हें भूलते जाते हो। कहाँ चली जाती है आपके? अचेतन मन में चली जाती है। कहते हैं ना वक़्त हर जख्म को भर देता है, तो वही वाला ये डायलॉग है इसके लिए, ठीक है? दमन ही होता है। शमन क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी ना हो, देखिए अब किसी व्यक्ति है, उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, इच्छा को पूरी कर देता है। जैसे कि कई जो लड़के होते हैं उनकी इच्छा होती है आईफ़ोन खरीदने की, लेकिन जो गरीब लड़के होते हैं वे खरीद नहीं पाते आईफ़ोन। तो कहीं न कहीं वे उसे पूरी तरह से भुला देते हैं, उस इच्छा को वे 10,000 या प 15,000 रुपए वाला फ़ोन खरीद लेते हैं या 5,000 10,000 वाला, तो कहीं न कहीं वे इच्छा को मार देते हैं अपनी। चलिए, आगे बात करते हैं। क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन। इसमें व्यक्ति हर जगह की कमियाँ या सफलताओं को दूसरी जगह से पूरी करता है। यानी कि आपको क्या कर रहा है? देखिए एक जगह की कमी, यानी एक जगह तो उसे कमी हो रही है और दूसरी जगह पर वो पूरी करता है। ठीक है? जैसे बैट ना मिलने पर थपकी से खेलना, डंडे से खेलना, ऐसे इस प्रकार से। या फिर आप ये समझ सकते हैं आईफ़ोन ना मिलने पर पुराना फ़ोन लेना या फिर
नया फ़ोन लेना वो भी कम पैसों में। तो इसी प्रकार से वो क्षतिपूर्ति हो गई उस चीज़ की, ठीक है? अब बात करते हैं आत्मीकरण की, आइडेंटिफ़िकेशन की। इसमें व्यक्ति एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित होकर जैसे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद को उसके व्यक्तित्व में डालने का प्रयास करता है, ठीक है? जैसे बॉडी बिल्डर को देख के जैसे कई-कई बॉडी बिल्डर होते हैं तो उन्हें देखकर लड़के क्या करते हैं कि बॉडी बनाऊँगा, जैसे सलमान खान की बॉडी बन रही है तो उसकी तरह मैं बॉडी बनाऊँगा, ऋतिक रोशन की बॉडी बन रही है तो उसकी तरह बॉडी बनाऊँगा मैं। ये मतलब किसी को अपना आइडल मान लेते हैं, उसकी तरह ही वे फॉलो करते हैं उसे, बॉडी से हो या फिर बाल से हो या फिर उसकी चाल से हो, ढाल से हो, तो उसकी तरह फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं हम, समझते हैं और देखिए बात करते हैं प्रतिस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट की। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं, विचारों, संवेगों को सही से व्यक्त करने में समर्थ नहीं होता। देखिए, जब व्यक्ति क्या कर रहा है अपनी इच्छाओं उसके अंदर जो इच्छा दबी हुई है मन के अंदर वे या फिर उनके अंदर जो विचार हैं वे और संवेगों को सही से व्यक्त नहीं कर पाता। यानी वो अब सही से व्यक्त नहीं कर पा रहा संवेगों को किसी कारणवश वह किसी अन्य पर अपनी भावनाओं अभिव्यक्त करके समायोजन स्थापित करता है। और वो किस पे कर रहा है? किसी अन्य पर कर रहा है। अन्य पर अभिव्यक्त कर रहा है। जैसे कि ऑफ़िस में एम्प्लॉयी को डाँट पड़ने पर घर पर जाकर बच्चों पर गुस्सा निकालना। यानी किसी का गुस्सा कहीं पर निकाल रहा है, किसी पर और पे गुस्सा और किसी का कहीं और गुस्सा निकाल रहा है वो। तो क्या कर रहा है? प्रतिस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। चलिए बात करते हैं आगे। प्रतिगमन क्या होता है? रिग्रेशन क्या होता है? जब व्यक्ति को कोई तनाव या चिंता होती है, देखिए जब व्यक्ति को कोई तनाव हो गया या चिंता होती है, ठीक है? तो वह उन चीज़ों से बचने के लिए पास्ट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है वो? पास्ट में चला जाता है, यानी भूतकाल में चला जाता है वो। जैसे कि गुस्सा आने पर बच्चों की तरह व्यवहार करना, ठीक है? जैसे कि जब बड़े होते हैं वे कभी-कभार क्रिकेट खेलने लग जाते हैं बच्चों की तरह। उनसे बच्चों के साथ ही बच्चे बन जाते हैं, तो इस प्रकार से रैकेट खेलने लगते हैं। तो उनके साथ ही बच्चों के साथ ही बच्चों वाली हरकतें करने लग जाते हैं कभी-कभार। चलिए आगे समझते हैं। उदात्तीकरण क्या है? सब्लिमेशन इसमें व्यक्ति अपनी अनैतिक इच्छाएँ देखिए उनकी जो अनैतिक इच्छाएँ हैं, जो कहीं न कहीं नैतिक नहीं है, वे अनैतिक इच्छाएँ हैं या विचारों या प्रेरणाओं को संतुष्टि समाज के स्वीकार उद्देश्यों के अनुसार करता है। कि समाज के जो स्वीकार उद्देश्य है उनके अनुसार करता है। जैसे बचपन में हँसमुख बच्चे का बड़ा होकर कॉमेडियन बनना देखिए, कैसे बनना कॉमेडियन? जैसे कि बच्चा है छोटा तो उसकी ऐसी हरकतें हैं, वो मतलब कि बहुत बकवास करता है, बहुत दिमाग खाता है और वो हर किसी के लिए सही नहीं रहता, बहुत बोलता है। तो कहीं न कहीं ज़्यादा बोलने वाला और हँसमुख जोक सुनाने वाला या फिर कुछ करने वाला मतलब जो होता है वो कॉमेडियन बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉमेडियन बन जाता है हँसमुख बच्चा, ठीक है? आगे चलते हैं। देखिए इसी में एक और उदाहरण आ जाएगा जैसे कोई बॉक्सर होगा, जैसे कोई बच्चा गुस्सा होगा, गुस्सा करने वाला होगा, बहुत ही एंगर करता है वो, ठीक है? तो उसका क्या बन जाना, उसका बॉक्सर बनना, बचपन में उसका बहुत गुस्सा करना तो लेकिन उसका उसका बड़ा होकर क्या बन जाना, बॉक्सर बन जाना, ठीक है? फाइटर बन जाना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब इसी में यहाँ तक तो आपका ये वाला समाप्त हो गया। अब इसमें हम देख लेते हैं निदानात्मक और उपचारात्मक देख लेते हैं एक बार। क्योंकि निदानात्मक और उपचारात्मक इतना बड़ा और कोई टॉपिक नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, इससे ज़्यादा नहीं आता इसमें। इसमें समझ लेंगे आप। देखिए, निदानात्मक और उपचारात्मक क्या होता है? ठीक है? निदानात्मक शिक्षण क्या कहलाता है? डायग्नोसिस क्या कहलाता है आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, बालक की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पहचाना यानी बालक जब क्लास में आता है, परिवार में सीखने के बाद क्लास में आता है, तो कोई ना कोई अधिगम करते जब अधिगम करता है तो उसके अधिगम में कोई ना कोई कठिनाई आती है। जब अधिगम में कठिनाई आएगी तो उसका निवारण भी कौन करेगा? टीचर करेगा। टीचर ही देखेगा उसमें कहाँ पर क्या कमी आ गई है, किस प्रकार से उसे कठिनाइयाँ दूर नहीं हो रही है उसकी। यदि उसकी कमी है तो उसी कमियों की जाँच करता है, टीचर ही करता है। चलिए समझते हैं और अनुत्तीर्ण बालक की कठिनाई यानी कि जो अनुत्तीर्ण हो चुका है, कहीं न कहीं वो अनुत्तीर्ण हो चुका है बालक, कठिनाइयों को पहचानना। यानी जब वो अनुत्तीर्ण हो चुका है तो उनकी जो कठिनाइयाँ हैं, उसे जो विकार हैं, कहीं न कहीं उन्हें पहचानना। क्या कठिनाई है जिससे वो सही से सीख नहीं पा रहा है, उन्हें दूर करना और उन्हें दूर करने का हर संभव प्रयास करता है। यानी कि उन्हें दूर करने का टीचर हर संभव प्रयास करता है। यह एक तरह का मूल्यांकन होता है। क्या होता है? एक तरह का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं जिसके ज़रिए छात्रों की ताकत, कमज़ोरियाँ जो उनकी ताकत होंगी जो उनकी कमज़ोरियाँ होंगी, जो उनका ज्ञान होगा, जो उनका कौशल होगा, स्किल होगी उनकी, उनका आकलन किया था। क्या किया था? आकलन किया था। जैसे-जैसे बच्चा सीखता है, समझता है, पढ़ता है, क्लास में रहता है, तो वो कहीं न कहीं उनकी जब कठिनाइयाँ होती हैं, कमियाँ होती हैं, उनको दूर करता है। कौन दूर करता है? टीचर दूर करता है। चाहे वो अनेक-अनेक विधियों के द्वारा हो, विभिन्न विधियों के द्वारा हो
किस प्रकार से देखते हैं, उसे किस प्रकार से सही किया जा सकता है टीचर के द्वारा, तो उन्हें सही करने की कोशिश करता है। चलिए, आगे देखते हैं। अब समझते हैं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? देखिए निदानात्मक शिक्षण के द्वारा ही शिक्षण के बाद ही उपचारात्मक शिक्षण होता है, रेमेडियल टीचिंग होती है। इलाज और उपचार करने में सहायक यानी कि जब आप बच्चे की कठिनाइयों को जब आप उन्होंने कमियों को पहचान लिया, उनकी कठिनाइयाँ क्या है, उनकी कठिनाइयों को पहचान लिया शिक्षण के दौरान, तो उनके जो आगे जो करना है वो क्या करना है उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। इससे क्या होता है बच्चे की जो कमियाँ होती है वो दूर हो जाती है, जो उनकी कठिनाइयाँ होती है वो भी दूर हो जाती है। देखिए, उनका इलाज करना, उनको उपचारात्मक और उपचार से संबंधित, ठीक है? विशेष उपाय करना यानी कि जो विशेष-विशेष प्रकार के उपाय हैं, यदि वो एक विधि से नहीं सीख पा रहा तो अनेक-अनेक विधियाँ बताना, उदाहरण के द्वारा बताना, ठीक है? अलग-अलग तरीकों के द्वारा बताना, बच्चों को समझाना अ, उन्हें प्रत्यक्ष दिखाना, सामने से दिखाना, ठीक है? तो इस समय ऐसे-ऐसे करता है। किसी चीज़ का उपाय करने की प्रवृत्ति रखना यानी प्रवृत्ति रखना। छात्रों की कमियों का पता लगाने के बाद देखिए, छात्रों की जो कमियाँ हैं अंदर, जो कमियाँ शिक्षण के दौरान होगी या चाहे किसी चीज़ के दौरान होगी, तो उनकी समस्याओं का पता लगाना, शिक्षण के दौरान जो उन्हें कमियाँ हो गई हैं, उनका पता लगाना। ये क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। इसके बाद होता है ये निदानात्मक के बाद ही हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। चलिए, आगे देखते हैं, क्या है आगे? आगे आपके लिए परम कर्तव्य है आपका ही, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, अब मैं एक बार आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ बैच की, क्या टाइमिंग है हमारे बैच की। वैसे तो आपने देख ही ली होगी, यदि आप क्लास ले रहे हैं तो आपको पता ही होगी टाइमिंग क्या है, ठीक है? चलिए आज समझते हैं, देखिए ईवीएस की क्लास जो अमित सर ले रहे हैं आपको 9 बजे, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मैथ की क्लास जो आपको वासु सर ले रहे हैं वो है 10 बजे। हिंदी क्लास जो अभी आपकी चल रही है लेकिन अभी चल नहीं रही है इस टाइम 2-4 दिन के लिए सर छुट्टी पर गए हैं। जैसे ही सर आ जाएँगे आपकी क्लास दोबारा से चालू हो जाएगी, ठीक है? चलिए बात करते हैं। देखिए सीडीपी क्लास जो आपकी वो मेरे द्वारा ली जा रही है 12 बजे, ठीक 12 बजे स्टार्ट हो जाती है। जो क्लास है हमारी पेपर 1, पेपर 2 दोनों को ध्यान में रखते हुए चल रही है, ठीक है? ईवीएस की क्लास तो आपके पेपर 1 में आती है तो पेपर 1 के लिए चलिए आगे समझते हैं। देखिए आगे थैंक यू। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो बताएँ कैसी लगी क्लास आपको? अच्छी लगी हो तो बताएँ और नहीं अच्छी लगी तो भी बताएँ। देखिए आज दिवाली है तो नोलिस सर की तरफ से दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएँ। आपकी दिवाली में आपकी यह दिवाली आपको रोशन करे आपका घर, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।